हेलो स्टूडेंट, मैं किरण भाकुनी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा वालबा। बच्चों, स्कूल एजुकेशन अल्मोड़ा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग 1। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरे युग का अंत हो गया। इस विशालकाय वृक्ष के ढह जाने के बाद भारतीय राजनीति की नींव हिल सी गई। भारतीय राजनीति में शून्य सा महसूस हो रहा था। भारत के सभी अखबार शोक समाचारों से भरे थे। अखबार का प्रत्येक पेज करुण क्रंदन कर रहा था। लेकिन अब अवसर था भारतीय राजव्यवस्था की ताकत को परखने का। नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी के अंदेशे लगाए जा रहे थे कि अब देश का प्रतिनिधित्व करेगा कौन। इस नव स्वतंत्र भारत में यह सवाल गंभीरता से तैर रहा था कि आखिर नेहरू के बाद देश का क्या होगा। विदेशों में भी लोगों को संदेह हो रहा था कि नेहरू के बाद भारत लोकतंत्र को कायम रख पाएगा कि नहीं। भारत अपने उत्तराधिकारी को लोकतांत्रिक ढंग से चुन पाएगा कि नहीं। इस प्रकार नए नेतृत्व का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने। कामराज उस समय देश में अपनी कर्मठता और कामराज प्लान के लिए जाने जाते थे। 1960 के दशक में जब जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य ढीला चल रहा था तो भारत में कांग्रेस भी कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। उस समय के कामराज तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कमजोर होती कांग्रेस में जान फूंक दी। उन्होंने देश के बड़े नेताओं को सरकार में अपने पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सेवा करने का आह्वान किया। इस योजना के तहत लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल जैसे अन्य कांग्रेसियों ने भी अपने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस की मजबूती में अपना योगदान देने लगे। यही योजना कामराज योजना के नाम से विख्यात हुई। अब कामराज के ऊपर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी थी जिसे सब अपना नेता भी मान लें और कांग्रेस में फूट भी न पड़े। लेकिन अब प्रधानमंत्री के दो प्रमुख दावेदार थे। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। मोरारजी देसाई विशिष्ट, अनुभवी, ईमानदार व्यक्ति थे, परंतु व्यवहारिक रूप से वे अक्खड़ और असहनशील थे। जबकि शास्त्री जी सौम्य व्यवहार के, कुशल और लचीले स्वभाव के व्यक्ति थे। वे व्यक्तिगत रूप से भी ईमानदार और सम्मानित थे। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो व कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मोरारजी देसाई जी का समर्थन किया, जबकि सिंडिकेट ने लाल बहादुर जी शास्त्री जी का समर्थन किया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सिंडिकेट क्या है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का समर्थन करती है। दरअसल सिंडिकेट गैर हिंदी भाषी नेताओं का एक अनौपचारिक संगठन था जिसमें के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य कुमार घोष, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। के कामराज को संपूर्ण भारतवासी आशा की नजर से देख रहे थे कि इस दुविधापूर्ण स्थिति में वे ही कुछ हल निकालेंगे। इस तरह
के कामराज ने प्रधानमंत्री की कुर्सी की जद्दोजहद में टकराव के अंदेशों से कांग्रेस के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों व सांसदों से उनकी राय ली और अधिकांश लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का समर्थन किया। अब शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बन जाना वास्तव में लोकतंत्र की मिसाल थी। नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हल कर दिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। चूंकि शास्त्री जी अनुभवी व्यक्ति थे, नेहरू मंत्रिमंडल में कई वर्षों से मंत्री रह चुके थे। एक बार जब वे रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना हो गई। इस पर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। पद ग्रहण करते ही शास्त्री जी के सामने अनेक चुनौतियां आई। विपक्ष के द्वारा उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। विपक्ष शास्त्री जी पर आरोप लगा रहा था कि वह सिंडिकेट के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। नेहरू जी के करिश्माई व्यक्तित्व से उनकी तुलना हो रही थी। पार्टी के अंदर भी कुछ लोग उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे थे। विपक्ष के प्रस्ताव तो पेश किया परंतु वह पास नहीं हो पाया। इसके साथ ही 1965-66 में 2 बार सूखा पड़ा और विपक्ष ने फिर शास्त्री जी का विरोध करना शुरू कर दिया और इस तरह भर पेट भोजन दो वरना गद्दी छोड़ दो के नारों से शास्त्री जी को प्रताड़ित करना शुरू किया। ऐसे नारों से शास्त्री जी के हृदय में बड़ी चोट लगी। शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन उपवास का आह्वान किया और इसका प्रयोग उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार पर किया। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास के लॉन में 2 बैलों को जोतकर स्वयं हल चलाकर अनाज उगाना शुरू कर दिया और भारतवासियों के सामने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। इसी तरह 1965 में ही उनके सामने एक और समस्या आई। पाकिस्तान ने भारत पर 2 तरफा आक्रमण कर दिया। एक आक्रमण उन्होंने कच्छ के रण से किया और दूसरा जम्मू कश्मीर से। शास्त्री जी ने पहले शांति से मामले को निपटाने की कोशिश की, परंतु जब पाकिस्तान नहीं माना तो देश को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारतीय सेना ने कश्मीर में हाजी पीर दर्रा को अहम साहस, अद्भुत शौर्य से जीत लिया। भारतीय सेना के जवानों ने उनके हौसलों के आगे पाकिस्तान की सेना बौनी हो गई। कश्मीर हासिल करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान खुद लाहौर और सियालकोट को खोने के कगार पर आ गया था। जंग की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान कहा करते थे कि हम दिल्ली तक चहलकदमी करते पहुंच जाएंगे। जब दिल्ली में एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री शास्त्री जी से इसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो शास्त्री जी बोले, मोहम्मद अयूब खान बड़े आदमी हैं, हमने सोचा उन्हें दिल्ली तक पैदल आने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका स्वागत कर लेते हैं। युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोनों देशों पर युद्ध को रोकने का दबाव बढ़ा। 20 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का
प्रस्ताव पास कर दिया और 22 सितंबर 1965 को पाक राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी के द्वारा अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का आदेश दिया गया। युद्ध विराम के पश्चात जनवरी 1966 को सोवियत संघ की मध्यस्थता में तत्कालीन सोवियत संघ में के ताशकंद शहर में एक समझौता होना था, जिसका नेतृत्व भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान कर रहे थे। एक बीबीसी पत्रकार मार्क टुली ने जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से पूछा कि अब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से कैसे मिलेंगे, क्योंकि अयूब खान जो थे वो एक दंभी स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने शास्त्री जी के छोटे कद का मजाक बनाते हुए कहा कि वो छोटा सा भारत का प्रधानमंत्री मुझसे क्या मिलेगा। तब शास्त्री जी बोले, ठीक कह रहे हैं अयूब खान जी, हम दोनों नहीं मिलेंगे, हम दोनों के रूप में भारत और पाकिस्तान मिलेंगे। जब हम मिलेंगे मैं सिर उठा के बात करूंगा और अयूब खान सिर झुका के बात करेंगे। 10 जनवरी 1966 को वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शांति समझौता हुआ। इसी बीच भारत के लिए एक दर्दनाक खबर आई। एक शांति पुरुष जिसने भारत पाकिस्तान की दोस्ती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उस मिट्टी के लाल को भारत ने हमेशा के लिए खो दिया। 19 महीने के अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने दुनिया को भारत की शक्ति से अवगत कराया। हिंदुस्तान को अपने इस प्रधानमंत्री पर बहुत फक्र है, नाज है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग 2।